गुड इवनिंग, आई एम अनिल ओझा एंड वेलकम टू इजी क्लास। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 3 की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम बरसात आंदोलन और क्रांतिकारियों के द्वितीय चरण की चर्चा कर चुके हैं। इस चर्चा के क्रम में सबसे पहले बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे। जो गुजरात में बारदोली शहर है, वहां पर किसानों ने सत्याग्रह किया। चूंकि सरकार ने उनके ऊपर 30% कर लगा दिया था, तो गुजरात के में जो ये आंदोलन शुरू हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया। और यह आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसमें न्यायिक अधिकारी थे ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने इसकी जांच की, और जांच के आधार पे उन लोगों ने इस कर को जो 30% था घटाकर 6.3% कर दिया। चूंकि यह आंदोलन सफल रहा और इस आंदोलन में जो बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। मीन्स इस आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। अब हम पूर्ण स्वराज दिवस के बारे में देखेंगे। चूंकि पूर्ण स्वराज दिवस जो था वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, जब नेहरू रिपोर्ट को सरकार ने अस्वीकार किया, जिसे मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। तत्पश्चात महात्मा गांधी जो 6 वर्ष के विश्राम के बाद फिर राजनीति में सक्रिय हुए और लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, और जो रावी नदी के तट पर अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में यह मनाया गया। अतः इसी क्रम में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ है, वहां पे कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा, उनका यह कथन प्रसिद्ध है कि ब्रिटिश सत्ता के आगे झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध पाप करने जैसा है। अतः अब हमें ब्रिटिश सरकार के पीछे या ब्रिटिश सत्ता के सामने नहीं झुकना है। इसके बाद गांधी जी ने अपने प्रस्ताव, जो 11 सूत्रीय मांग था, गांधी जी के जो 11 सूत्रीय मांग थे, उसको उन्होंने इरविन और रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख रखा। इस 11 सूत्रीय मांगों में कुछ सामान्य रुचि के विषय थे और जो सामान्य जन से थे, और कुछ विशेष थे। सामान्य जन से जैसे मद्य निषेध और सामान्य करों में जो वृद्धि होती है, इन सब से संबंधित था। और विशेष में जैसे राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, या आपराधिक बंदियों को, अपराध में राजनीतिक बंदियों को अपराधी घोषित न करना, इस तरह की बात थी। तो यह जो इन्होंने 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, और इरविन जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनसे उन्होंने कहा कि 11 मार्च तक अगर हमारी बातों को नहीं मान लिया जाता है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। चूंकि सरकार का जो रुख था वह बहुत सकारात्मक नहीं था, अतः उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका अर्थ क्या होता है? सविनय मीन्स विनय के साथ, अवज्ञा मीन्स आज्ञा नहीं मानेंगे। और इस तरह का आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया। यानी सरकार से अपनी बातें हम विनय पूर्वक उसकी बातों को की अवहेलना करेंगे जो हमें पसंद नहीं है, और इस तरह की बातें गांधी जी के द्वारा रखी गई। जब लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे और ब्रिटिश सरकार ने कोई जब सकारात्मक रुख 11 मार्च तक नहीं दिया, तो 12 मार्च को महात्मा गांधी ने अपने 78 स्वयं सेवकों को लेकर साबरमती आश्रम से
डांडी के लिए प्रस्थान किया और वहां 6 अप्रैल को पहुंचकर उन्होंने जो 240 मील की दूरी रखी थी तय की और उन्होंने नमक बनाया। नमक समुद्र के पानी से बनाया गया। चूंकि नमक को उन्होंने इसलिए चुना कि नमक पे सरकार का कर बहुत ज्यादा हो गया था और नमक सबके लिए जरूरी था। यह धनी और गरीब दोनों इसका उपयोग करते थे। अतः यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पे होता जा रहा था और राजगोपालचारी ने भी इसको दक्षिणी भारत में शुरू किया। सीमांत गांधी, जिसे हम सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं, वह गांधी जी के शिष्य माने जाते थे। और अब्दुल गफ्फार खां ने जो एक संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार, उसके संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखा। उसी तरह से जो नागांव में एक मदोनांग थे, तो मदोनांग के नेतृत्व में यह आंदोलन बहुत प्रभावी रहा। अंत में मदोनांग को ब्रिटिश सरकार की सजा भुगतनी पड़ी। उसी तरह से नेहरू ने नागा की एक लड़की जो गौडिल्या थी, उसे उन्होंने रानी की उपाधि दी। सरोजनी नायडू, इमाम साहब और खान साहब ने बंबई के धारासड़ा में आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, लेकिन उनके बंबई धारासड़ा पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने बुरी तरह से लाठियों से पीटा और धारासड़ा में बहुत ज्यादा उपद्रव सरकार के द्वारा किया गया। फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के जो मध्य प्रांत जो था, वहां पे वन सत्याग्रह किया गया। चूंकि जंगलों में पशुओं को चराने नहीं दिया जा रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और कुछ अधिनियम लगा के सामान्य जो जनजाति थी उनको वहां पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था या उपभोग करने की अनुमति नहीं थी, तो इन लोगों ने भी सत्याग्रह किया। उसी तरह से महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में उभर कर आई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। चूंकि इसके पहले के जो आंदोलन हुए हैं उसमें जो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या इसी तरह के कुलीन परिवार की महिलाएं आंदोलन में भाग लिया करती थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसमें सामान्य महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ बानरी सेना लड़कियों ने बनाया, कॉलेज की लड़कियां भी इसमें सम्मिलित थी। कुछ माजरी सेना, कुछ बानरी सेना, इस तरह का संगठन लड़कियों के द्वारा किया गया। अंत में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता ने बहुत उपद्रव मचाया। अंत में मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को महात्मा गांधी को छोड़ना पड़ा। इसके बाद हम गांधी इरविन समझौता देखेंगे जो 5 मार्च 1931 को हुआ है, जो लॉर्ड वायसराय इरविन रहे हैं, तो इसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इस समझौते को जाना जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, जिसमें तेज बहादुर सप्रू और जयंकर के प्रयासों से, जिन्होंने गांधी जी को तैयार किया कि लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया जाए और विवाद को समाप्त करके भारत आजादी की तरफ कार्य किया जाए। उन्होंने इसमें समझौता किया। समझौते के अंतर्गत कुछ बिंदु हैं, जैसे मद्यपान निषेध कर दिया जाए, कांग्रेस जो है वह आपराधिक कार्यों में भाग न ले, अनावश्यक अत्याचार ब्रिटिश सरकार के द्वारा सामान्य जन पे न किया जाए। इनके समझौता से के.एम. मुंशी या कुछ गांधीवादी विचारधारा वाले लोग खुश थे, लेकिन जो नवयुवक मंगल दत्त था या जो युवा कांग्रेस के नेता थे वह बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि इस समझौते के कुछ ही दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव वगैरह को फांसी दी जानी थी, लेकिन इसकी चर्चा इस समझौते में कहीं नहीं हुई थी। अतः इसकी चर्चा न होने से यह जो गांधी इरविन समझौता है इसको आलोचना सुननी पड़ी या यह आलोचना के पात्र हुआ। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 सितंबर 1930 को इरविन के द्वारा घोषित किया गया, यह इंग्लैंड में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जॉर्ज जो ब्रिटेन के सम्राट थे, जॉर्ज प्रथम, उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का
उद्घाटन किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने उसकी अध्यक्षता की और कुल 89 संख्या भारत से वहां पहुंची थी, जिसमें कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं गया। यह एक प्रश्न आता है कि तीन गोलमेज सम्मेलन चूंकि हुए हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी गए हैं और प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया है। अतः यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल संख्या 89 थी। हाँ, कुछ नेता जरूर अपने अपने, जैसे भीमराव अंबेडकर गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे अपने व्यक्तिगत खर्चे पे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी ने प्रतिनिधित्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं किया। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ, जिसमें कि कुल 46 लोग कुल 21 लोग गए थे, कुल 21 लोग गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें महात्मा गांधी ने एकमात्र प्रतिनिधि थे कांग्रेस की तरफ से, जो SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। और वहां पे पहुंचने के बाद चूंकि एनी बेसेंट भी गई थी, अपने व्यक्तिगत खर्चे से गई थी, मदन मोहन मालवीय जी गए थे, उन लोग का कांग्रेस से मतलब नहीं था, वो उनको व्यक्तिगत भेजा गया था। भीमराव अंबेडकर गए थे, लेकिन चूंकि वहां पे जब यह बात हो रही थी, उसमें स्थिति ये थी कि वहां पे पृथक निर्वाचन की भी बात हो रही थी, और पृथक जो निर्वाचन की बात हुई, इस चीज को महात्मा गांधी ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और वह खाली हाथ यानी बिना समझौते के आए। और जब वह भारत पहुंचे तो यहाँ के पत्रकारों ने जब गांधी जी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं देश को बट्टा लगने नहीं दिया हूं और कोई समझौता नहीं हुआ है। इस तरह की बात गांधी जी ने कहा। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन रखा गया 17 नवंबर 1932 को, जिसमें कुल 46 लोग पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय है जो 1932 में हुआ था। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इस प्रस्ताव को रखा था, जैसे पहले ही मुसलमान, सिखों या भारतीयों को आरक्षण दिया जा रहा था या पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, अब हरिजनों की भी बात इन लोगों ने किया, ब्रिटिश सरकार ने, जिसकी बहुत आलोचना हुई और गांधी जी ने बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं किया। अनशन पे बैठ गए। अब भीमराव अंबेडकर बिल्कुल तैयार थे कि हम किस तरह से इसको करेंगे। और इसमें जहां तक सांप्रदायिक निर्णय का सवाल है, तो सांप्रदायिक निर्णय के बाद पूना समझौता हुआ। पूना समझौता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन की उन्होंने चर्चा की कि पृथक निर्वाचन हरिजनों के लिए होना चाहिए। और जिस समय सांप्रदायिक निर्णय हो रहा था, महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, चूंकि वो वहीं पे अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पर। जब उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय सुना, किसी तरह से उनको मनाया गया, जेल से छूटे। फिर मदन मोहन मालवीय के प्रयास से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर में एक समझौता हुआ जो हरिजनों के लिए, जिसे पूना समझौता कहा गया, 26 सितंबर 1932 को। चूंकि भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन की मांग को लेकर वह अपनी बात पे टिके रहे, लेकिन अंत में उन्हें मनाया गया, गांधी जी को मनाया गया। उन्होंने अपने पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया और संयुक्त निर्वाचन के प्रणाली को उन्होंने स्वीकार किया। अतः गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में यह पूना समझौता हुआ। पूना में यह समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अतः आज हम यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में कांग्रेस समाजवादी दल की चर्चा करेंगे जो 1934 में बना था
और इसमें अगर कोई भी कुछ भी प्रश्न जो समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं इसका जवाब दूंगा या आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।